हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू ऑलरेडी नो, कल हमने मोमोटॉफ ने शो कवर कर लिया था। टुडे व्हाट वी गोना डू इज वी गोना डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बस एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पहले हमने क्या करना है, हम बेसिक बुक्स को कवर कर रहे हैं। एज सून एज आर बेसिक बुक्स आर कवर्ड, व्हाट वी गोना डू इज वी गोना शिफ्ट टू द एमसीक्यू सीरीज। एंड जब हम एमसीक्यूज में शिफ्ट करेंगे तो हमें सिर्फ एमसीक्यूज ही करने हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम 2 या 3 महीने सिर्फ एमसीक्यूज ही करेंगे। हम एमसीक्यू के थ्रू ही हम चीजों को सीखेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट आई रियली इंसिस्ट कि आप अपनी जो रेफरेंस बुक है उसको पूरी तरह से कवर कर दें, उसके हर क्वेश्चन को कवर कर दें, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम आज के टॉपिक पे जंप करते हैं। एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है, आई रियली इंसिस्ट, आई रियली होप कि आप कल वाला लेक्चर देखें, उसी के बाद यहाँ आए। क्योंकि आपको, अगर आपने वो नहीं देखा है तो फिर वो परपेंडिकुलर एक्सिस को कैसे लगाते हैं, पैरेलल एक्सिस को कैसे लगाते हैं, या आप जो बेसिक एंगुलर मोमेंटम के जो कॉन्सेप्ट है, रोलिंग, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन जो है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बिना आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो आई रियली होप कि आप वो करके आए हैं। तो चलिए अब आज का क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, ओके। सो लेट्स सी व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमें क्या बोल रहा है। The Earth suddenly shrinks to 1/64th of its original volume. 1/64th of its original volume, okay, with its mass remaining the same. The period of rotation of the Earth become 24 by x. The value of x is, value of x कितनी होगी हमें वो निकालना है, okay. So इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ना आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज कि वॉल्यूम जो है वो श्रिंक किया है 2। वर्ड इंपॉर्टेंट है टू, इट्स नॉट बाय। द वर्ड इंपॉर्टेंट हियर इज टू। आई होप आपको टू और बाय के बीच में फर्क पता होगा, जो हमने पहले भी कर रखा है। सो अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है श्रिंक्स टू। श्रिंक टू करने का मतलब ये है कि लेट अस सपोज कि आपका इनिशियल वॉल्यूम V1 है एंड फाइनल वॉल्यूम जो है V2 में चला जा रहा है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है V2 इज 64 टाइम, सॉरी, इज 1/64, is 1/64 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V1। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, कि वैल्यू 2 में और बाय में फर्क क्या होता है। अगर यहाँ पे होता श्रिंक्स बाय 1/64 ऑफ इट्स वैल्यू, तब बातें डिफरेंट होती। अब यहाँ पे क्या है, श्रिंक्स टू 1/64 ऑफ इट्स वॉल्यूम है, तो इतना है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपके लिए यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, विद इट्स मास रिमेनिंग कांस्टेंट। मास में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, m1 is equal to m2 रह रहा है, which is equal to m, and the period of rotation becomes, and the period of rotation में फर्क पड़, यानी कि केस किसका है, रोटेशन का है। केस किसका है, रोटेशन का है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यानी कि केस है रोटेशन का। अब उसकी पीरियड ऑफ रोटेशन जो है उसको हमें स्टडी करना है। अब देखिए, अब क्योंकि सिंस नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग, दैट इज टॉर्क एक्सटर्नल जो है उसकी वैल्यू है 0। इसका मतलब क्या होगा कि आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब अर्थ जो होती है, अब आपको ये भी हमने आपको कल कहा था कि आप इसके फॉर्मूलास को याद करके आइएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि अर्थ का एक सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर के केस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थ का होता है 2/5 mr²। 2/5 mr²। So this implies आपका इक्वेशन बनेगी 2/5 m r1² इंटू ओमेगा। अब आपको टाइम पीरियड जाना है, यानी कि अब देखिए ओमेगा 1 से लेके चलते हैं, टाइम पीरियड में हम बाद में चलेंगे, क्योंकि इसमें ना ओमेगा के बीच में रिलेशनशिप पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पेपर में। 2/5 mr2² इंटू ओमेगा 2। तो ये चीजें यहाँ से कैंसिल हो गई, क्योंकि m भी सेम है, वो भी सेम है, 2 से 2 चला गया। कैसे इक्वेशन बच रही है, r1² ओमेगा 1 इज इक्वल टू r2² ओमेगा 2। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास R1 और R2 का रिलेशन गिवन नहीं है, R1 और R2 का रिलेशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे प्रॉब्लम आती है कि उनको ये समझ आता है कि R1 और R2 के रिलेशन में हम क्या करें। उनको ऐसा लगता है कि हमने क्या किया, वॉल्यूम को क्या किया, 1/64 कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन गिवन है। अब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अब क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू क्या कर रही है, जस्ट अ मिनट प्लीज। अब वॉल्यूम जो है आपका वो कितना हो रहा है, 1/64 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3πr³। तो एज यहाँ पे देखेंगे, एज V1 इज इक्वल टू V2/64 है। इसका मतलब ये होगा 4/3π r1³ विल बी इक्वल टू 4/3π ऑफ r2³। क्लियर होगी, ओवर 64। आई होप ये बात क्लियर होगी। इसका मतलब ये हुआ, आपके पास इक्वेशन निकल के आएगी R1³, सॉरी R2,
V2 है ये, ओके, ये R1 है। इसका मतलब आपके पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी R2 का क्यूब विल बी इक्वल टू R1 का क्यूब ओवर 64 की इक्वेशन बन गई। अब 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। सो यानी कि दिस इंप्लाइज R2 विल बी इक्वल टू R1 बाय 4। ये आपके पास इनका रिलेशन निकल के आ गया। इस रिलेशन को हम यहाँ पुट कर देंगे। जब हम इस रिलेशन को वहां पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 1। एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है, कई बार आपसे ये रिलेशन पूछ सकता है। अब आपको सिंपली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, ओमेगा 2 और ओमेगा 1 के बीच में रिलेशन पूछ सकता है, ठीक है, कि ओमेगा 2 इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये रिलेशन अपने आप में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वो ऐसा बोल देगा कि R2 इज ग्रेटर देन R1 देन ओमेगा की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? समझ के बात को, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजें, ये वैल्यूज आपके पास निकल के आ गई। अब आपको एक चीज और पता है कि ओमेगा किसके बराबर होता है। वी आर आल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस इंप्लाइज, इस चीज का मतलब क्या हुआ? इस चीज का मतलब ये हुआ कि T2 will be equal to R2 square over R1 square of T1। दिस, अब T1 कितना होगा? कितना टाइम लगता है अर्थ की? T1 की वैल्यू कितनी? 24 आवर्स, है ना। सो दिस इंप्लाइज T2 will be equal to 1/16 of 24। ये आपके पास आंसर आएगा। और आपको निकालना क्या था? 24/x आवर्स की वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 16। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 16। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज कमिंग आउट टू बी 16। समझिए आपको आंसर कितना है। आप पेपर में पूछ रहा था T2 की वैसे वैल्यू पूछते तो 24/16 दैट शुड बी इक्वल टू 1.5 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अर्थ का वॉल्यूम मास रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर अर्थ का वॉल्यूम 1/64 टाइम्स ज्यादा है तो जो टाइम पीरियड अर्थ का जो 24 आवर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा टू 1.5 आवर्स। दैट विल बी रिड्यूस टू 1.5 आवर्स। ओके, आई होप ये बात क्लियर होगी आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? ओके, calculate the moment of inertia of a rod of mass m and length l about an axis perpendicular to it passing through one of its set। देखिए, आपको ये पता है, आपको पहले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में पता होना चाहिए आपको निकालना क्या है। आपको गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड निकालना ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस जो क्या है? परपेंडिकुलर है टू इट पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स। देखिए अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आप क्या कीजिए, एक रॉड बना लीजिए, रॉड गिवन है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है कहाँ पे? इस एक्सिस पे। एक्सिस को मैं डिफरेंट कर देता हूँ। ये रॉड है, रॉड की लेंथ गिवन है, रॉड की लेंथ आपको गिवन है कितनी? एल। और रॉड का मास कितना गिवन है आपको? रॉड का मास आपको गिवन है एम। एम एन एल गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या कह रहा है, इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं प्लीज, एक मिनट। मास कितना गिवन है? एम एंड लेंथ गिवन है एल, ठीक है। और आपको क्या कह रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है कहाँ पे? एक एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर है इसके, जो परपेंडिकुलर है इसके एक एज के, जो एज से पास कर रही है। आपको इस एक्सिस के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाउंड करना है। लेट्स जस्ट से दिस इज ए बी, ठीक है। तो अब आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। कल हमने सीखा था कि मोमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को किस तरह से अप्लाई करते हैं। हमें क्या करना है, अब आप ध्यान से देखिए, ये एक्सिस यहाँ पे है और हमने जब भी हमने कहा था कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस निकालने होगी तो कुछ वैल्यूज आपको गिवन होगी, आपको पता होती है, ठीक है। इस केस में हमें ये पता है कि अगर कोई रॉड होती है तो जो अगर परपेंडिकुलर एक्सिस जो उसके सेंटर से पास करती है उसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो हमें पता होता है। ये वैल्यू हमें नोन है। तो ये वैल्यू कितनी होती है? एम एल स्क्वायर बाय 12 एज्यूमिंग लेंथ ऑफ द रॉड इज एल। So this value is known to us. So what we are required is we are required to find the moment of inertia about a rod perpendicular to its edge, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगेगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस लगाने के लिए इन दोनों के डिस्टेंस कितना है? L/2। एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस ए बी विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल बाय 2 होल स्क्वायर। सो इट्स
कमिंग अप टू बी आई ए बी इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम हम इसको क्या करते हैं, विजुअलाइज हम इसको ऐसे करते हैं पेपर पे, इस तरह से नहीं। इसकी विजुअलाइजेशन कैसी होनी चाहिए, आपने पेन को रखा है, पेन के एक एज पे उसके परपेंडिकुलर एक पेंसिल रख लीजिए, ठीक है। तो वो जिस एक्सिस का क्रॉस हमें निकालना है, और इस पेन के सेंटर से जो पेन को आर पार करती हुई एक एक्सिस जाएगी, उसके अक्रॉस हमें पता है एम एल स्क्वायर बाय 12, तो उसके पैरेलल जो उसके एज से बिल्कुल सीधी ऊपर को जा रही है, दैट विल बी एम एल स्क्वायर बाय 3, जो हमने कैलकुलेट करके देख लिया यहाँ पे। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, सिलेंडर ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 30 सेंटीमीटर। आपको गिवन है, क्या चीज गिवन है आपको, सिलेंडर ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 30 centimeter and free to rotate about its axis receives an angular impulse. You need to understand this thing. Term angular impulse आपको given है of 3 kilogram meter square per second. Initially followed by similar impulse after every 4 second. Okay, done. What is the angular speed of a cylinder 30 second after the initial impulse? Given the cylinder was initially at rest. Okay. देखिए इस क्वेश्चन को करना है ना, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा कि चलो हम दोनों तरीके कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरीकों को फॉलो करेंगे तो आप देख लीजिएगा जो तरीका आपको बेटर सूट करता है, ठीक है। एक तरीका जो है इसमें से जो मुझे लगता है वो इजी है बट बिट लेंथी है, ठीक है। एक तरीका जो है वो थोड़ा इजी है बट बिट लेंथी है वो तरीका, ठीक है। तो अगर आप उस तरीके से करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से कर लीजिएगा। अगर आप दूसरे तरीके से जो थोड़ा इजी, थोड़ा मतलब लाइक मैं ये नहीं कह सकता वो इजी है बट कंसेप्चुअल है, बट लेट्स सी जो तरीका आपको सूट करे, हम दोनों तरीकों से इस चीज को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम इसको। देखिए पहले गिवन क्या है आपको, मास गिवन है इसका, आपको गिवन है मास गिवन है कितना 5 kg, रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर। आपको गिवन है एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स। अब देखिए एंगुलर इम्पल्स ऐसा सच हमने नहीं पढ़ा, बट हमने ये चीज पढ़ी थी कि नॉर्मल इम्पल्स हमने पढ़ी थी वो किसके बराबर हुई, चेंज इन मोमेंटम। तो रोटेशन के केस में एंगुलर इम्पल्स हो जाएगी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम वो कितना गिवन है आपको, 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके। और टाइम कितना गिवन है आपको, 4 सेकंड, कि आपको हर 4 सेकंड में क्या है कि इम्पल्स आपको देखने को मिल रही है। आपको इम्पल्स निकालनी है कितने, 30 सेकंड्स के बाद, और आपको गिवन है ओमेगा आई इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है। आई होप ये बात अपनी क्लियर है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम करते हैं इजी बट थोड़ा लेंथी मेथड से करते हैं, इजी बट थोड़ा लेंथी मेथड से करते हैं, ठीक है। अब आपको गिवन है क्या, एंगुलर इम्पल्स, और एंगुलर इम्पल्स किसके बराबर होगी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के, दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हो जाएगी। एंगुलर इम्पल्स की वैल्यू हमें कितने गिवन है, एंगुलर इम्पल्स की वैल्यू हमें गिवन है 3। आई को आई रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 1 अगर 0 गिवन है तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा 2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट इम्पल्स के लिए, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट इम्पल्स के लिए, ठीक है। अब सिलेंडर के केस में आई की वैल्यू होती है हाफ एम आर स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज 3 विल बी इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा 2। दिस इंप्लाइज ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू 40 बाय 3 रेडियन पर सेकेंड। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट करनी है आर की, वो 30 सेंटीमीटर पुट नहीं करेंगे, 0.3 मीटर्स पुट करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका यहाँ से कैलकुलेट होगी। उसके बाद हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ओमेगा 2 आ गया, मतलब फर्स्ट इंपल्स के बाद ओमेगा 1 की जो वैल्यू थी पहले इनिशियल जो 0 थी, वो फर्स्ट इंपल्स के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी 40/3। अब जब आपने उसको इंपल्स दी है, यानी कि कहीं ना कहीं फोर्स एक्ट की है, फोर्स एक्ट की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इस केस में वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, तो हम वहां से एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यानी कि ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी लगाएंगे। ओमेगा 1 की वैल्यू 0 है, तो अल्फा की वैल्यू आफ्टर 4 सेकंड्स, क्योंकि फर्स्ट इंपल्स 4 सेकंड्स के लिए लास्ट कर रही है ना, तो 4 सेकंड के बाद उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी हो जाएगी। अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास आ जाएगा 40/3 विल बी इक्वल टू 0 प्लस अल्फा इंटू 4, गिविंग अस अल्फा इज इक्वल टू 10/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये बात आपके लिए क्लियर होगी। अब आप देखिए, आपको जाना है 30 सेकंड में,
0 से आपको 30 सेकंड तक जाना, आपसे पूछ रहा है 30 सेकंड के बाद उसके वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए, यानी कि आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपने टोटल इंपल्स कितनी दे दी उसको। यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग दिस थिंग कि आपको ने उसको टोटल इंपल्स कितनी दी। तो देखिए, पहली इंपल्स 0 पे शुरू हो रही है, 4 सेकंड तक जा रही है, 4 सेकंड का आपको उसको दूसरी इंपल्स दोगे, 4 से 8, फिर 8 से जाओगे आप 12 पे, 12 से जाओगे आप 16 पे, 16 से जाओगे आप 20, 20 से जाओगे 24, 24 से 28 और 28 के बाद 32। यानी कि ये 30 सेकंड वाली इंपल्स है वो यहाँ कहीं है आपकी। 30 सेकंड इसके बीच में ना, जो 28 सेकंड में आपने इंपल्स दी, द इंपल्स व्हिच यू imparted at 28 seconds will remain same till 32 seconds, after which another impulse will be imparted. We are only concerned with the impulse that is imparted at 28 seconds, which will last for another 4 seconds, that will be equal to 32 seconds तक जो पास करेगी। तो यानी कि हमें ओमेगा 2 की वैल्यू निकालनी है वहां पे। ओमेगा 1 हमारा 0 है, अल्फा की वैल्यू 10/3, क्योंकि कांस्टेंट इंपल्स आप अप्लाई करो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी चलती रहेगी, इनटू अब यहाँ पे दिक्कत है, टी कितना पुट करोगे, टी यहाँ पे 30 पुट नहीं होगा, क्योंकि 30 सेकंड के बाद आपको इंपल्स की बात कर रहे हो, 2 सेकंड आपको इंपल्स पूरी अप्लाई हो रही है 4 सेकंड के लिए, तो यानी कि यहाँ पे होगा 32, 32 सेकंड पे आप नेक्स्ट इंपल्स अप्लाई करोगे ना, तो जो एंगुलर वेलोसिटी उसकी 32 सेकंड पे होगी वही 30 सेकंड्स पे होगी, सो इट विल बी अराउंड 320/3 which is equal to 106.7 रेडियन पर सेकंड। एक तरीका तो है ये, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए इसका आंसर होगा। एक तरीका तो है ये। सेकंड मेथड की अगर हम बात करें, सेकंड मेथड बहुत शॉर्ट है, बट अगर वो आपको तब है अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हम दोनों मेथड से कर लेते हैं। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से कीजिएगा। इस मेथड का फायदा ये है कि इस मेथड से आप अल्फा निकालना सीख लेते हो, आप इंपल्स की एप्लीकेशन सीख लेते हो, ठीक है। चलिए हम थोड़ा नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं एक बार। सेकंड मेथड को अगर हम बात करें, वो थोड़ा तेज मेथड है, बट उसमें थोड़ी क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की चाहिए, ठीक है। अगेन अगर हम सेकंड कॉन्सेप्ट को शुरू करें, तो देखिए हमारे पास एक बात ये समझनी पड़ेगी कि आपने क्या किया, आपने 0 से लेके 4 सेकंड तक एक इंपल्स पर इंपार्ट की, 1 इंपल्स हुई, कितने की है, 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज द इंपल्स व्हिच यू imparted फॉर फर्स्ट इंपल्स व्हिच यू imparted, ओके। सो 0 से लेके 30 सेकंड तक की अगर हम बात करते हैं, आप कितने इंपल्स इंपार्ट करोगे, आप कितनी इंपल्सेस जो हैं आप इंपार्ट कर पाओगे वहां पे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको, इसीलिए मैं कह रहा था इसमें थोड़ा ना समझने की दिक्कत होती है कि इसको समझा कैसे जाता है, ठीक है। करने के तरीके बहुत हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, करने का तरीका थोड़ा ऐसा होता है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को यहाँ पे यूज करना पसंद करोगे, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपने कितने इंपल्स यहाँ पे इंपार्ट करनी है, तो देखिए यहां से लेके यहां तक अब आपने क्या करोगे, तो देखिए किस तरह से होगा। 0 से 4 सेकंड के बीच में आपने एक इंपल्स इंपार्ट की, कितने की, 3 किलोग्राम इतने की, ठीक है। फिर क्या होगा, 4 से 8 के बीच में दूसरी इंपल्स इंपार्ट करोगे, वो भी +3 की हो जाएगी, 3 की थी, 3 + 6 यानी कि 6 की हो जाएगी। फिर आप इंपल्स इंपार्ट करोगे 8 सेकंड पे, तो वो कितने की हो जाएगी, 9 की। फिर आप 12 पे इंपार्ट करोगे, वो हो जाएगी कितने की, 15 की। तो यही प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा कब तक, 28 सेकंड तक, 28 सेकंड तक, यानी कि आपका हो जाएगा 0, 4, 8, 12, 16, 20। हमने ऊपर लिखा था ना नंबर, ये कहाँ गया, हाँ, 0, 4, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपने 8 इंपल्सेस इंपार्ट की ऑफ 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि आपने टोटल इंपल्स कितनी इंपार्ट की, 3 इंटू 8, 24 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये बात समझ में आई। आपने एक इंपल्स इंपार्ट की 3 की, अब आपने 3 की 8 बार इंप्लाई की, तो टोटल इंपल्स कितनी आपने इंप्लाई कर दी, 24 कि आपने जो है अप्लाई कर दी, यानी कि आप 24 के आपने इंपार्ट कर दी, और आपको ये पता है कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है, 0, इंपल्स कितनी होगी, 24, आई कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर,
ओमेगा 2 आपको निकालना है। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 24 इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, ओमेगा 2 पे जाओगे तो ओमेगा 2 की वैल्यू अगेन 106.7 रेडियन पर सेकेंड निकल के आपके पास सामने आ जाएगी। ठीक है, सेकंड मेथड समझ में है, शॉर्ट है बट आपको पता होना चाहिए किस तरह से करना है। ठीक है, तो यानी कि आपने टोटल 8 इम्पल्सेस आपने अप्लाई की एंड ईच इम्पल्स इज ऑफ 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सो टोटल इम्पल्स अप्लाइड विल बी 28। और आप ये समझिए कि 28 के बाद 30 और 30 के बाद 32, आपने 30 तक कोई और इम्पल्स इम्पार्ट नहीं किया है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। अगर वो यहाँ पे बोलता है, लेट जस्ट से अगर वो बोलता 33 सेकंड्स पे, देन आप क्या करते हैं तब 32 सेकंड तक आप इम्पल्स इम्पार्ट करते हैं, 32 सेकंड पे आप नेक्स्ट इम्पल्स अप्लाई करते हैं एंड दैट इम्पल्स वुड हैव बीन, कितनी हो जाती है वो 27 तक, कितने थे 8 और 9, 9 इम्पल्सेस आप इम्पार्ट कर चुके होते थे, 23 इंटू 9 हो जाता, दैट विल बिकम 27। तब आप 27 को यूज करते हैं। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। जस्ट इन केस अगर आपको कुछ डाउट होगा, मेक श्योर यू राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं क्वेश्चन को फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, सॉलिड सिलेंडर रोल्स डाउन, इंपॉर्टेंट वर्ड है रोल्स। कल हमने आपको डिफरेंस समझाया था कि रोल का मतलब क्या होता है। An inclined plane, its mass is 2 kilogram and radius is 0.1 meter. If the height of the inclined plane is 4 meter, if the height of the inclined plane is 4 meter, what is the rotational kinetic energy when it reaches the foot of the plane? What is the rotational kinetic energy when it reaches the foot of the plane? देखिए, आपको पहली चीज समझनी पड़ेगी, इसको पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये कि बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है। बॉडी क्या कर रही है आपकी, यहाँ पे समझना पड़ेगा, बॉडी आपकी रोल कर रही है। रोल करने का मतलब क्या है, वो रोटेट भी कर रही है प्लस ट्रांसलेशनल मोशन में भी वो चीज है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो यानी कि उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन का सम होगी। यानी कि आपको दोनों को लेकर साथ में चलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, अब वो रोल करके डाउन द सिलेंडर जो है डाउन द प्लेन जो है, इंक्लाइंड प्लेन जो है वो रोल कर रहा है। रोल करने का मतलब क्या है, वो रोटेट भी कर रहा है और चल भी रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब है क्या, और उसने इंक्लाइन प्लेन कहां से किया, 4 मीटर से, 4 मीटर की उसकी हाइट है, 4 मीटर से उसने इंक्लाइन करना शुरू किया, मतलब नीचे को उसने अपनी मूवमेंट को शुरू कर दिया था। ठीक है, अब आपको ये समझना पड़ेगा, आप यहाँ पे आप यूज करोगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था, यानी कि 4 मीटर पे था, तो उसके पास अपनी एनर्जी कितनी थी, टोटल एनर्जी कितनी थी mgh। बट जैसे जैसे उसकी मूवमेंट शुरू हुई तो mgh इसमें कन्वर्ट हो गया, रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में। और रोटेशन की वैल्यू कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और हमें एक बात का और पता है, हमें एक बात और पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सिलेंडर, फॉर अ सिलेंडर कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। कि देखिए, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, यही क्वेश्चन वो एक घुमा के पूछ सकता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी इज रोटेशनल एनर्जी। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि रोटेशनल एनर्जी और टोटल एनर्जी की फ्रैक्शन कितनी है, या वो आपसे ये पूछ सकता है कि रोटेशनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की फ्रैक्शन कितनी है। समझ पा रहे हो, मतलब आपसे इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, वो आपसे बोलेगा कि आपको रेशियो निकालनी है रोटेशनल एनर्जी ओवर टोटल एनर्जी की, या बोल देगा आपको रोटेशनल एनर्जी ओवर काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालनी है, या वो आपको इनकी परसेंटेज निकालने को बोल देगा। तो वो कैसे निकालेंगे, रोटेशनल ओवर टोटल एनर्जी इंटू 100, या आपको बोल देगा रोटेशनल एनर्जी ओवर काइनेटिक एनर्जी इंटू 100, तब आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। आई होप ये पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। बट यहाँ पे आपको उसने सिंपली कहा है कि आप क्या कीजिए कि आप हमें रोटेशनल एनर्जी बताइए कि रोटेशनल एनर्जी कितनी होगी, यानी कि आपको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2-3 तरीके होते हैं, मतलब लाइक इसी कैलकुलेशन को करने के 2-3 तरीके होते हैं। बट अब मुझे बोला है कि रोटेशनल एनर्जी निकालनी, दैट मीन्स मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ जाए, हम उसको रिलेट कर सकते हैं। फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, इसको mgh ही रहने देते हैं। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है और हाफ एम वी की वैल्यू क्या होती है, आर ओमेगा स्क्वायर। आई होप ये बात क्लियर हुई। तो यानी कि mgh विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर।
बात क्लियर हुई? हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब क्या? अब हाफ एम आर ओमेगा स्क्वायर क्या है? हमें पता है ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? सिलेंडर का। तो यानी कि mgh किसके बराबर है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, विच इज इक्वल टू 3/4, 3/2 सॉरी, 3/2 आएगा ना? हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, आई ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा 3/2, 3/2। कोई गड़बड़ करेगा कैलकुलेशंस में? जस्ट अ मिनट, मुझे कैलकुलेशन चेक करनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर should be equal to 3/2 m 3/2 I omega square by 3। ओके, जस्ट अ मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए, हम कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसको फिर से मिटाने दीजिए। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अगेन प्रोसीड करते हैं। एम जी एच विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एम जी एच एच। ओके ओके ओके, सी इसमें ना एक प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम इसको इस तरह से कर रहे हैं ना, तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि हम इसको इस तरह से कर नहीं सकते, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, बट उसमें ये है कि आप एच के फैक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, आपको एच के रिस्पेक्ट में इस चीज को निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो अगर हम इसको करें, नहीं नहीं नहीं, ऐसे भी निकल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम थोड़ा ज्यादा ही सोच रहे थे, पेपर में इतना ज्यादा नहीं सोचते जितना हमने अभी सोच लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इस तरह से सॉल्व हो गया। देखिए, तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो हो जाएगा एम जी एच हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हाफ एम आर स्क्वायर किसके बराबर है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 आई ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? एम जी एच बाई 3। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया आपके लिए। समझ के बात को? बस अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। जब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो मेरे पास रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 26.13 जूल्स। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर होगी बात? जैसे इन क्वेश्चंस में मैं आपको एक सजेशन आपको ये दे सकता हूँ कि नेवर सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज टिल यू गेट द फाइनल रिलेशन। यू ऑलवेज सॉल्व फॉर फाइनल रिलेशन एंड आफ्टर दैट यू शुड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? सो सॉरी, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। a 70 kg man a 70 kg man stands in contact against a inner wall of a hollow cylinder called drum of। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज योर पीवाईक्यू, दिस इज योर पीवाईक्यू, एंड इन फैक्ट दिस वन वाज आल्सो योर पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जब पिछले पेपर्स में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था इन टर्म्स ऑफ, जब वहां पे वैल्यूज गिवन हुई थी, आपको रेशियो पूछी गई थी। तो ये पीवाईक्यू है और ये आपका पीवाईक्यू है। A 70 kg man stands on contact against the inner wall of hollow cylindrical drum of radius 3 meters, rotating about its vertical axis. It is rotating about its vertical axis, मतलब किस तरह से रोटेट कर रहा है? वर्टिकल एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है। वर्टिकल एक्सिस में रोटेट करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, ठीक है, ये आपका एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, तो ये रोटेट कर रहा है इस तरह से, वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है वो। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। और ये बोल रहा है कि एक आदमी उसके अंदर खड़ा हुआ है, along the inner edge उसके अंदर खड़ा हुआ है, and the coefficient of friction between the wall and its clothing is 0.15। आपको म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.15 उसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम रोटेशनल स्पीड of a cylinder to enable the man to remain stuck on the wall when the floor is suddenly removed। अब आप इसको समझिए। पहली बात,
ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर्म में आएगा, द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन जनरल फॉर्म। वहां पे आपको सीधा बोलेगा कि आपको यहाँ पे पूछ रोटेशनल स्पीड पूछ रहा है, वो वहां पे पूछेगा ओमेगा मिनिमम की भैया रिलेशन क्या होता है, आप हमें वो बताइए। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन मेनी वेज। ओके, तो अभी हम क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म में गिवन है, बट स्टिल आई मैंने क्या कहा पिछले क्वेश्चन में कि आपको हमेशा वैल्यूज को बाद में सब्स्टिट्यूट करना है, पहले आपको रिलेशन को डिराइव करना है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं आपको क्या क्या गिवन है। मास गिवन है 70 kg, रेडियस गिवन है आपको 3 मीटर्स। ठीक है, अब देखिए, अब खुद थोड़ा सोचिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप किसी दीवार के साथ चिपक के खड़े हो, आप कब नहीं गिरोगे? आप तब नहीं गिरोगे जब आपके वेट को फ्रिक्शन बैलेंस करते हैं। यानी कि आपके वेट को कौन बैलेंस करते हैं? फ्रिक्शन बैलेंस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि mg की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू आर, क्योंकि ये फ्रिक्शन से, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू कम है तो आप तो नीचे गिर जाओगे, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है तो आपको होल्ड करके वो चीज रखेगी, तब आपको वो चीज होल्ड करके रखेगी। अब जरा सा हम इसके ना इनर सर्किट में जाते हैं, हम अंदर से इसको देखने की कोशिश करते हैं। इस सिलेंडर को, लेट अस अज्यूम दिस इज योर सिलेंड्रिकल सरफेस, और आप यहाँ कहीं चिपक के खड़े हुए हो, और हमने क्या किया, नीचे से प्लेटफॉर्म को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब यहां से जब आप चिपक के खड़े हो, यहाँ पे कौन कौन से वेट एक्ट कर रहा है? एक mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन जो है ऊपर को एक्ट कर रहा है, जो आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू है। और यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि ड्रम घूम रहा है ना, तो यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स आपको रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से आप वहां पे चिपके हुए हो। और यानी कि ये है आपकी नॉर्मल, तो यानी कि फ्रिक्शन, आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी वैल्यू क्या होती है? mv स्क्वायर बाय आर। तो यानी कि mv स्क्वायर बाय आर को मैं लिख सकता हूँ एम आर ओमेगा स्क्वायर, लिख सकता हूं। तो एफ किसके बराबर होता है? म्यू आर के, यानी कि म्यू एन के। नॉर्मल फोर्स कौन है? नॉर्मल फोर्स को हम एन लेके चल रहे हैं, तो एफ इज इक्वल टू म्यू एन हो जाएगा। तो यानी कि जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, जो कंडीशन हमारी क्या है कि एम जी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू ऑफ एन, नॉर्मल रिएक्शन। और यानी कि दिस इंप्लाइज एम जी शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई आपकी? यहाँ पे एम से एम कैंसिल हो गया, ओमेगा, तो आपके ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी ओवर म्यू आर। दिस इंप्लाइज ओमेगा मिनिमम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ओमेगा मिनिमम मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी ओवर म्यू आर। इतना ओमेगा तो मिनिमम आपको चाहिए चाहिए, अगर आपका इससे कम हुआ तो आप तो गिर जाओगे, इतनी वैल्यू आपको चाहिए चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है, ये रिलेशन जो है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझ गया बात को? तो यानी कि जब मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ओमेगा मिनिमम की वैल्यू मेरे पास निकल के आती है 4.67 रेडियन पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में कैच सिर्फ इतना था कि आपको ये पता होना चाहिए आप गिरोगे कब नहीं, जब आपका वेट को फ्रिक्शन बैलेंस कर लेगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग ही रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको उसके दीवार से चिपका के रख रही है, तो वो नॉर्मल फोर्स लग रही है, अगर आप अंदर से उसको देख रहे हो, तो यानी कि वो उसको होल्ड करने में हेल्प करेगी। आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू डिस्क्स ऑफ सेम मास, क्या गिवन है? सेम मास, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 एंड सेम थिकनेस, t1 इज इक्वल टू t2 ले लेके चल देते हैं इसको। ठीक है, बट उनकी डेंसिटी डिफरेंट है, रो वन इज इक्वल टू एंड दूसरी की है रो टू। द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस विल बी, दिस क्वेश्चन इज आल्सो, आई डोंट नो पी बाई क्यू है कि नहीं था, चलिए कोई नहीं, पर इसलिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, आपको क्या बोल रहा है कि दोनों की थिकनेस सेम है, मास सेम है, और उनकी डेंसिटीज कितनी है? रो वन है एंड रो टू गिवन है। उनकी डेंसिटीज कितनी है? रो वन एंड रो टू गिवन है। ठीक है, अब फाइंड द रेशियो। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता है कि मास और डेंसिटी को किस तरह से रिलेट किया जा सकता है, बिकॉज ओनली इन्फॉर्मेशन व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू इज कि उसकी थिकनेस सेम है और उसका क्या सेम है? मासेस सेम है। बाकी चीजें तो एम्बिगुअस है कि रो वन रो टू गिवन है और वो सब चीजें हैं, वो तो चलो जैसे भी आप करके रिलेट कर सकते, बट आपको पहले समझना पड़ेगा वी हैव बीन गिवन एज m1 इज इक्वल टू m2 एंड थिकनेस ऑफ t1 इज इक्वल टू t2। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इन सब चीजों को डेंसिटी से कैसे रिलेट करोगे? डेंसिटी से कैसे रिलेट करोगे? समझ पा रहे हो? तो वो करने का तरीका क्या है? मुझे पता है दोनों के मासेस इक्वल है, दोनों के क्या है? मासेस इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा? अब डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम होने का मतलब ये हुआ कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यानी कि अब देखिए, अब क्वेश्चन किस तरह से चलेगा? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट मींस रो वन v1 इज इक्वल टू रो टू v2।
ये बात क्लियर हुई। बट प्रॉब्लम ये है कि वॉल्यूम्स हमें गिवन नहीं है। बट मुझे पता है कि डिस्क के केस में वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूँ। वॉल्यूम किसके बराबर होता है? वॉल्यूम होता है आपका एरिया इंटू थिकनेस। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ रो वन इंटू A1 T1 इज इक्वल टू रो टू A2 T2। अब क्योंकि डिस्क है, डिस्क का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। थिकनेस दोनों के बराबर है, तो ये चीज यहाँ से कैंसिल हो गई। दिस इंप्लाइज रो वन इंटू पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो टू इंटू पाई R2 का होल स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया। सो दिस इंप्लाइज रो वन ओवर रो टू इज इक्वल टू R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर। क्लियर होगी बात इतनी सी? आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई है। ठीक है। अब आपको पूछ रहा है रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। इसमें याद रखें, इस क्वेश्चन में था इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी में क्या रिलेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डेंसिटी को हम किस तरह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि अब देखिए, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब मुझे पता है डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो यानी कि I1 ओवर I2 will be equal to half of m1 r1 square over half of m2 r2 square। m1 और वो कैंसिल हो गए, r1 स्क्वायर ओवर r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर ओवर r2 स्क्वायर रो वन ओवर रो टू के बराबर है। r2 ओवर r1, सॉरी 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 सॉरी, ये r2 ओवर r1 स्क्वायर होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन में जा रहे हैं ना, तो R2 स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर होगा। तो यानी कि I1 ओवर I2 जो है रो वन और रो टू के इनवर्स प्रोपोर्शन में जा रहे हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा I1 ओवर I2 इज इक्वल टू रो टू ओवर रो वन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि एज्यूमिंग, अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि एज्यूमिंग रो टू इज ग्रेटर देन रो वन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? तो इस रिलेशन से हमें पता लग रहा है कि आई इज प्रोपोर्शनल टू रो। तो यानी कि जिसका मोमेंट ऑफ डेंसिटी ज्यादा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको कह रहा है कि द मास ऑफ द अर्थ इज 6 क्रॉस 10 टू पावर 24 kg एंड द रेडियस इज 6.4 क्रॉस 10 टू पावर 6 मीटर। ये हम सबको पता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द वर्क that must be done to slow its rotation so that the duration of the day becomes 30 hours instead of 24 hours। ड्यूरेशन ऑफ डे जो है वो रिड्यूस हो जाए 30 आवर्स, सॉरी इंक्रीज कर जाए फ्रॉम 30 आवर्स इंस्टेड ऑफ 24 डेज। मतलब आपको क्या करना है, कितना वर्क डन निकालना है कि उसकी रोटेशन के रेट को आप इंक्रीज कर दो, ताकि आपको क्या है, आपने इंक्रीज नहीं, आपको स्लो करना है ताकि दिन की लेंथ बढ़ जाए। अब ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आप पेपर में, अगर आपको नीट के पेपर में देना है, वो चाहते नहीं कर आप, क्योंकि नीट के पेपर में कैलकुलेशन थोड़ी कम आती है। सो दे कैन, बट दे कैन डू इज दे कैन सिंपली चेंज द वैल्यूज, ओके। बट दे गोना से द अर्थ हैज अ मास m and radius r, calculate the amount of the work that must be done so that the rotation of the day, so that's the rotation, calculate the amount that must be done to slow down the rotation so that duration of day becomes t2 instead of t1। ठीक है। तो आपको दिमाग में तो ये पता ही है, अगर मैं अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 है। अब आपको ये कैसे पता है कि T2 इज ग्रेटर देन T1 है? क्योंकि ओमेगा अगर आपका ज्यादा है, अगर आपका ओमेगा अगर आपका ज्यादा है, अगर एंगुलर स्पीड आपकी ज्यादा है, ठीक है, तो टाइम पीरियड कम होगा। और अगर ओमेगा कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? तो रोटेशन करने में टाइम कम लगेगा। तो ये चीज आपको पहले से क्लियर है। तो यानी कि जब उसने बोल दिया कि ड्यूरेशन को मुझे बढ़ाना है, दिन की ड्यूरेशन को बढ़ाना है, यानी कि ओमेगा 2 विल बी लेस देन ओमेगा 1। ठीक है। तो पेपर में अगर उस तरह से क्वेश्चन आए, पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए, जिसका ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ऐसा अगेन मैंने पहले कहा है, इन क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि पहले वैल्यूज को पुट ना किया जाए, यू जस्ट एज्यूम दोस थिंग्स, ओके। सो लेट अस एज्यूम द वैल्यू ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज गिवन एज 6 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 24 kgs एंड रेडियस ऑफ अर्थ को लेट अस एज्यूम इज r व्हिच इज गिवन एज 6.4 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 6 meters and t1 is given as 24 hours and T2 is given as 30 hours. What we are required is we have to calculate the work done. अब मुझे पता है अर्थ सिर्फ रोटेट कर रही है, तो यानी कि वर्क डन किसके बराबर होगा? चेंज इन रोटेशनल एनर्जी। वर्क डन किसका, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। सो देयरफॉर वर्क डन विल बी इन दिस केस कितना होगा? वर्क डन इन दिस केस विल बी इक्वल टू हाफ
आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। क्लियर होगी बात इतनी सी। अब देखिए एज आई प्रीवियसली मेंशन, आपको वैल्यूज को पहले पुट नहीं करना, यू हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप। अब अर्थ जो है अपने आप में कैसा है, एक सॉलिड स्फीयर है, दैट विल बी हाफ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 2/5 mr स्क्वायर। ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई बाय t2 होल स्क्वायर माइनस 2 पाई बाय t1 ऑफ होल स्क्वायर। ये रिलेशन आपसे पेपर में वैसे पूछ सकते हैं, यानी कि वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1/2 इंटू 2/5 mr स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, 4 पाई स्क्वायर इंटू 1/t2 स्क्वायर माइनस 1/t1 स्क्वायर। क्लियर होगी बात इतनी सी। आई होप ये बात आपके क्लियर हुई। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, पाई स्क्वायर की वैल्यू आप इक्वल टू 10 भी ले सकते हो, क्योंकि पाई स्क्वायर को जब सॉल्व करते हो तो वो नियरली इक्वल टू 10 आता है। ठीक है, ये आपकी इच्छा, आप उसको लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते, कैलकुलेशंस के बेसिस पे को हमेशा सॉल्व करना चाहिए कि आप उसको कर पाते हो कि नहीं। तो ये अपने आप में एक रिलेशन है, नीट के पर्सपेक्टिव में वो आपसे ये चीज पूछी जा सकती है। और इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करने के लिए वो जानते हो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि वो इस वैल्यू को उठाएंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो वो इसको लिख देंगे टी वन स्क्वायर माइनस टी2 स्क्वायर ओवर टी1 स्क्वायर इंटू टी2 स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह से लिख देंगे। अब इसमें ऑप्शंस बनाना बहुत इजी है, टी2 को यहाँ ले आए, टी1 को यहाँ ले गए, वैल्यूज बन जाएंगे। आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए किस तरह से सॉल्व करने आपको आना चाहिए, बस आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू जो आपके पास निकल के आएगी। अब देखिए ध्यान से, वर्क डन की वैल्यू यहाँ पे आप खुद बताइए पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, आपको खुद सोच के बताना कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास वैल्यू जो निकल के आएगी नेगेटिव साइन के साथ आएगी, वो आएगी नेगेटिव ऑफ 2.36 इंटू 10⁻28 जूल्स। अब हमने ये चीज हमने पहले ही सीख ली थी, जब आपकी वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आ रही तो पेपर में डरना नहीं है। नेगेटिव का मतलब ये है कि आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, मतलब वर्क इज डन अगेंस्ट द रोटेशन, अगेंस्ट द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ कोई काम नहीं कर रही है, अर्थ पे काम किया जा रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, आपने चीजों को किस तरह से रिलेट करना है। ठीक है, आई होप ये बात आपकी क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू स्मॉल बॉल्स ए एंड बी आर अटैच्ड रिजिडली टू द एंड्स ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ। ठीक है, टू रॉड्स ए एंड बी, सॉरी, two small balls A and B, each of mass m, are attached rigidly to the ends of a light rod of length d. Okay, the structure rotates about perpendicular bisector of the rod at an angular speed omega. At an angular speed omega. Okay, calculate the angular momentum of the system about the axis. ये क्वेश्चन जो है ना मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन PYQ में है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेरिएशन के साथ आया था जो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे। ठीक है, अभी आपके लिए आपको ये चीज है, उसमें क्वेश्चन ये था कि आपने क्या किया है, एक रॉड ली है और आपने इसको घुमाना शुरू किया है और ये वाला रिंग जो है वो अंदर की तरफ को मूव करना शुरू कर रहा है, तो क्या चेंजेस क्या आएंगे। ठीक है, बट वो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आता तो आप उस क्वेश्चन को बहुत इजीली टैकल कर लोगे। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या बोल रहा है, टू स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ जो है मास एम अटैच इजिली टू द लाइट रॉड ऑफ लेंथ डी। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है एक रॉड गिवन है, आपको एक रॉड गिवन है। ठीक है, इस रॉड में टू स्मॉल बॉल्स अटैच इजिली टू द एंड्स ऑफ, आपने दो बॉल्स को अटैच किया है, एक बॉल को आपने यहाँ अटैच किया है, ठीक है, और एक बॉल को आपने यहाँ अटैच किया है, सॉरी, एक बॉल को आपने यहाँ अटैच किया है एंड एक बॉल को आपने यहाँ अटैच किया है। ठीक है, और आपको गिवन है बॉल्स का मास कितना गिवन है, आपको एम मास गिवन है, एम मास गिवन है, और रॉड की लेंथ आपको गिवन है कितनी डी। ओके, द स्ट्रक्चर रोटेट्स अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द रॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पता होना चाहिए कहां से रोटेट कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है इसके बीच में से इस तरह से कहीं पे वो इस तरह से रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझिएगा, पेंसिल है, पेंसिल से आर पार करते हुए उसके अक्रॉस वो घूमना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अक्रॉस, यहाँ पे वो घूमना शुरू कर रहा है विद स्पीड ओमेगा।
angular momentum of the system about the axis of rotation. We have to calculate the angular momentum of the system about the axis of rotation. तो बहुत सिंपल है. अब देखिए ये जो मास है यहां से कितने डिस्टेंस पे है, d/2 पे. ये मास यहां से कितने डिस्टेंस पे है, d/2 पे. अब याद करिए हमने जब एंगुलर मोमेंटम की, जब भी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जब आपने डेफिनेशंस पढ़ी थी इसकी, तो हमने क्या किया था, एंगुलर मोमेंटम में पढ़े थे r कौन सा डिस्टेंस होता है, r डिस्टेंस होता है कहां से, जहां से जिस एक्सिस से मास का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या होता है d. तो यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, d/2, यहां से डिस्टेंस कितना है, t/2. तो यानी कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो L1 की वैल्यू कितनी होगी, m इंटू v इंटू r. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थीटा इज 90, mvr sin थीटा sin 90 इज 1, तो आपका इक्वेशन बनेगी mvr. तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इंटू v इंटू r इज योर d/2. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, क्लियर हुई बात को इतनी सी. ठीक है, इसी तरह से L2 की वैल्यू भी कितनी होगी, m इंटू v इंटू d/2 ऑफ टू. दोनों वैल्यू सेम होंगी. अब यहाँ पे क्या है, क्या हम v को रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू कितना होता है, r ओमेगा. r कितना है यहाँ पे, d/2. r कितना है यहाँ पे, d/2 इंटू ओमेगा. हमें ओमेगा को इंट्रोड्यूस करना है ना, क्योंकि ओमेगा से वो घूम रहा है. तो यानी कि L1 विल बी इक्वल टू L2 विल बी इक्वल टू m इंटू ओमेगा इंटू d²/4. ये बात क्लियर होगी. इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूछ रहा है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी L1 plus L2 coming out to be 2 times of m omega d²/4 giving us half of m omega d² sorry giving us half m omega d². ओके, ये वैल्यूज आपको गिवन दे रहा है. आई होप ये वैल्यूज आपकी सॉल्व हुई. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. इंडिविजुअल का एंगुलर मोमेंटम आ रहा है ये, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आ रहा है ये. समझ में आया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, क्या कह रहा है, 3 particles each of mass m gram. ओके, 3 particles each of mass m gram are situated at the vertices of an equilateral triangle. What we are given is equilateral triangle and these are the masses. The moment of inertia of the system about a line axis ax perpendicular to ab, perpendicular to ab. अब इस बात को समझिएगा, आपको इसमें 3 डायमेंशन में सोचना आना चाहिए. समझिए बात, तो थर्ड डायमेंशन में सोचना आना चाहिए. आपको अगर 2 डायमेंशन में सोचेंगे तो क्वेश्चन को आप कर नहीं पाओगे. ठीक है ना. तो चलिए इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं. क्या कह रहा है, इज इतना द यूनिट्स विल बी. ओके, आपको निकालना है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम निकालना है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. पहले आपको इसको डायग्राम को समझना पड़ेगा कि ये आपके पास 3 मासेस हैं जिनको आपने एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रखा हुआ है. ये आपका चलेगा 2 डायमेंशन में. इस अब ये क्या है, ए बी सी. आपको ये बोल रहा है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम निकालना अबाउट अ लाइन AX परपेंडिकुलर टू AB. परपेंडिकुलर का मतलब इस तरह से. समझ पा रहे बात को. अब आई होप आप इसको एनालाइज कर पाओगे. ठीक है, तो ये लाइन कितनी है, L, ये है L, ये है L. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होती है, मास इनटू r². r क्या होता है, यहाँ पे r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर आपको वो डेफिनेशन नहीं पता है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो यानी कि अब हमें पता है कि r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं फॉर अ मास सिचुएटेड एट पॉइंट A, तो मुझे ये पता है इस मास का, जो मास A है, जो मास ए पे लोकेटेड है, उसका परपेंडिकुलर एक्सिस से डिस्टेंस कितना है. थोड़ा सोच के आप पॉज, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर सोचिए कितना है. अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो बहुत सही, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मास जो मास m यहाँ पे है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, 0. वो वहीं पे उसके साथ ही तो जुड़ा हुआ है, वहीं पे तो लिखा हुआ है उसको. आई होप मेरी बात समझ पा रहे हो. ठीक है ना. तो अब वो चीज आपको क्लियर हो गई वहां पे. तो यानी कि जो मास आपका ए पे लोकेटेड है उस उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m इंटू 0 यानी कि 0. अब आप चलते हो पॉइंट बी पे. पॉइंट बी से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहां पे आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो वो डिस्टेंस कितना है,
एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एल, तो यानी कि पॉइंट बी पे, ये है ए पे, पॉइंट बी पे कितना होगा एम इंटू एल स्क्वायर, सॉरी हाँ एल स्क्वायर, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर। आई होप बात आपके क्लियर हुई। ठीक है ना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होता है एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ आएगा जब आप पॉइंट सी से निकालोगे। पॉइंट सी से जो ये डिस्टेंस है इस एक्सिस का वो कितना है, तो आपको निकालना पड़ेगा वो कितना होगा एल बाई टू। ये एल बाई टू है तो ये भी एल बाई टू होगा, एल बाई टू डिस्टेंस पे है, तो यानी कि आई कितना होगा पॉइंट सी से एम इंटू एल बाई टू होल स्क्वायर, यानी कि एम एल स्क्वायर बाय 4। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितना हो जाएगा 0 प्लस एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आएगी 5 बाय 4 एम एल स्क्वायर, एंड दिस क्वेश्चन इज योर पी बाई क्यू। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो छोड़ के नहीं आना, डायग्राम देख के डरना नहीं है वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, अ सॉलिड सिलेंडर रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, इट्स मास इज 2 किलोग्राम एंड रेडियस इज 0.1। आपको गिवन है सॉलिड सिलेंडर, mass is 2 kg, radius is 0.1 meters, and the height of the inclined plane is 4 meter, and the height of inclined plane is 4 meters. Okay, उसके बाद क्या बोल रहा है वो, उसके बाद बोल रहा है बट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस द फुट ऑफ द प्लेन। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया फिर से जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, शायद वैल्यूज भी यही थी, आई होप यही वैल्यूज थी क्या उसमें। A solid cylinder rolls down the inclined plane, its mass is 2 kg and 0. हाँ, एक क्वेश्चन गलती से 2 बार रिपीट हो गया, I'm so sorry। इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे अभी, यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a rod of length L whose lower end is resting along the horizontal plane starts to topple from the vertical position, but with the velocity of the upper end with which it hits the ground, this question is a P by Q। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको फिर से कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ यही क्वेश्चन आपके लिए वापस रिपीट हो सकता है। समझिए बात को, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आपको डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, अ रॉड ऑफ लेंथ एल, ये है आपकी एक रॉड है लेंथ एल, जिसका लोअर एंड जो है वो रेस्ट कर रहा है किसके ऊपर, लोअर एंड ऑफ विच इज रेस्टिंग ओवर अ सरफेस। ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, स्टार्ट्स टू टॉपल फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन। टॉपल करने का मतलब ये है कि वो गिरना शुरू कर रहा है फ्रॉम द टॉप पोजीशन से। लेट अस सपोज वो इस डायरेक्शन में गिर रहा है। व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द अपर एंड विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड। यानी कि मुझे ये बताना है कि वो टॉपल कर, वो स्लाइड नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही गिर रहा है। अब मुझे ये बताना है कि जब ये नीचे आके गिरेगा, जब ये नीचे आके गिरेगा, लेट अस अज्यूम वो इस पॉइंट पे आके गिर रहा है, लेट अस अज्यूम वो इस पॉइंट पे आके गिर रहा है, तो इस पॉइंट पे जब वो गिरेगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट यही है ना, तो इस पॉइंट की मुझे वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। और ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको पता है इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आपको लगाना कैसे है। अब आपको ये पता है कि अगर मैं पूरे पे लगाऊंगा तो मुझे इंटीग्रेशन और सब कुछ करनी पड़ेगी, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मासेस हैं, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर मास पे कंसीडर करते हैं जिसपे हम जितनी फोर्स करें सारा का सारा एक्ट करेगा, तो वो सेम बिहेवियर शो करता है। तो सॉलिड बॉडी पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, इसके सेंटर पे। तो यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेट अस अज्यूम इसका सेंटर पे है, वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका इस पॉइंट पे है, और ये जो पॉइंट है ये है एट डिस्टेंस ऑफ कितना हो जाएगा, रॉड की लेंथ अगर एल थी तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल बाई टू, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल बाई टू। ठीक है, तो यानी कि जब इसका एल बाई टू होगा तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब वो नीचे गिर जाएगा, एम जी एल बाई टू। ये बात क्लियर हुई।
अब जब ये है पोटेंशियल एनर्जी, अब ये जब नीचे को गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? अब इसका आंसर आप काइनेटिक मत देना प्लीज, क्योंकि बॉडी चल नहीं रही है, वो रोटेट कर रहा है, टॉपल कर रहा है, मतलब थोड़ा सा रोटेट करता हुआ नीचे को गिर रहा है, तो यानी कि वो रोटेशनल एनर्जी में चेंज हो रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हमें ये पता, अब देखिए, अब यहाँ पे कहाँ से चीजें समझ में आती है। अब मुझे ये पता है कि जो ये एक्सिस है, इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12। बट रोटेशन इस एक्सिस के अक्रॉस नहीं हो रही है, रोटेशन इस एक्सिस के अक्रॉस हो रही है, रोटेशन इस एक्सिस के अक्रॉस हो रही है। अगर रोटेशन आपकी इस एक्सिस के अक्रॉस हो रही है, दैट मींस इस बात का मतलब क्या हुआ? तो हमें क्या करना है? अब आपको क्या समझना है कि जो आपकी रोटेशन हो रही है वो इस एक्सिस के अक्रॉस ना होके वो रोटेशन आपकी इस एक्सिस के अक्रॉस हो रही है, रोटेशन आपकी इस एक्सिस के क्रॉस हो रही है। तो यानी कि ये है एक्सिस जिसके क्रॉस मोमेंट आपका रोटेशन हो रहा है, तो यानी कि अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको आई की वैल्यू चाहिए वो इस एक्सिस के क्रॉस चाहिए, और इस एक्सिस के क्रॉस आपके अब कौन सी थ्योरम लगेगी? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी। तो यानी कि इस एक्सिस के क्रॉस कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा? ml स्क्वायर बाय 3। तो यानी कि i की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे ml स्क्वायर बाय 3, तो यानी कि वो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर होगी बात इतनी सी? और ओमेगा किसके बराबर होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो यानी कि v ओवर l, टोटल लेंथ कितनी है? l, तो टोटल लेंथ हमें इसके क्रॉस निकालना ना, तो v इज इक्वल टू हमें इस पॉइंट का निकालना, तो इस पॉइंट की लेंथ कितनी है? l, तो v ओमेगा इज इक्वल टू v बाय l, तो यानी कि रोटेशन काइनेटिक एनर्जी में जो गेन आएगा वो आएगा ml स्क्वायर बाय 3 v ओवर l होल स्क्वायर, v ओवर l होल स्क्वायर। अगर मैं वैल्यूज को ठीक से सब्स्टिट्यूट करूं और आंसर निकालूं तो मेरे पास आएगा mv स्क्वायर बाय 6। क्लियर होगी बात इतनी सी? अब यानी कि आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। अब हमें पता है कंजर्वेशन की वजह से कि mgl/2 जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसके बराबर होगी? mv स्क्वायर बाय 6 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि v की वैल्यू कितनी होगी? रूट ऑफ 3gl। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। इस रिजल्ट को अगर आप डायरेक्टली याद करना चाहते हो तो बेटर है, अगर नहीं करना चाहते, अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए तो इट्स बेटर कि आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, spherical ball rolls on a table, spherical ball rotates on a table without slipping, okay, then the fraction of total energy, देखिए वही क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी जो है वो कितनी फ्रैक्शन जो है वो उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी का रोटेशन में, कितना उसका रोटेशन में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्योंकि स्फेरिकल बॉल रोल कर रही है, वर्ड इंपॉर्टेंट है रोल, तो यानी कि रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होगा, रोलिंग इज इक्वल टू रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यानी कि आपके पास जो एनर्जीज होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी के बराबर। क्लियर हो गया? टोटल एनर्जी हम एज्यूम कर रहे हैं के है। ठीक है, तो यानी कि अब मुझे आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी की वैल्यू कितनी है कि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वी की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर होती है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मेरे पास ये निकल के आएगा, क्योंकि आप देखिए आपके पास स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल आपके पास गिवन है ना, और आपको क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालनी है, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ओके, ओह सॉरी 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 सॉरी, सो सॉरी, मैं थोड़ा ठीक से लिखता हूँ प्लीज, आपको वरना राइटिंग समझ नहीं आएगी। जस्ट अ मिनट, जगह भी मैंने बाय मिस्टेक कम छोड़ी इस क्वेश्चन के लिए। देखिए हमें क्या गिवन है यहाँ पे, हमें तो ये पता लग गया ना कि टोटल एनर्जी K विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन वर्सेस टोटल एनर्जी निकालना है, वर्सेस टोटल एनर्जी का रिलेशन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर मैं करूं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की वैल्यू कितनी होगी? 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, स्फीयर है, क्योंकि वैल्यू जो हमें गिवन है स्फीयर की गिवन है, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ,
अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूं तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा सॉरी काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी, पहले हमें टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी ना। टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी निकल के आएगी, 7/10 mv²। टोटल एनर्जी कितनी निकल के आ रही है, 7/10 mv²। अब मुझे चाहिए हाँ इसकी रेशियो, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ओवर काइनेटिक एनर्जी जो टोटल है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन कितनी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ओवर 7/10 of mv²। बस अब हम वैल्यूज को 2/5 mr² पुट कर देंगे, 7/5 mv² तो है ही हमारे पास, v की जगह ओमेगा आर पुट कर देंगे, तो मेरे पास ये रिलेशन निकल के आएगा अबाउट 1/5 mv² ओवर 7/10 mv²। तो मेरे पास निकल के आएगा के आर ओवर के पी टोटल जो है वो निकल के आएगी मेरे पास 2/7। और अगर परसेंटेज निकालने को बोलता तो 2/7 इंटू 100, ये आपके पास आंसर निकल के आ जाता। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये वो क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम थोड़ा मोमेंट्स वाले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो ये क्वेश्चन वही है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर आर चांसेस अबाउट दिस क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन के चांसेस हैं कि इस बार पेपर में जरूर आएगा। समझ रहे हो बात को, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सीखना। क्या कह रहा है, अ कार weighs 1800 kg, mass given 1800 kg, distance between the front and the back axles is 1.8 meters. Okay, its center of gravity is 1.05 meters behind the front axle. Determine the force exerted by the level ground on each of the front wheel and each of the back wheel. Okay, that इजी क्वेश्चन। देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको लेट जस्ट से ये आपकी कार है। ओके, this is your front back wheel and this is your front wheel, assuming this is your front side। फ्रंट साइड हम ये मान के चल रहे हैं। ओके, आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन दो टायर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1.8 मीटर्स गिवन है। ये बात क्लियर हुई। और आपको ये बोल रहा है एज्यूमिंग इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है फ्रंट व्हील से ये है अराउंड 1.05 मीटर्स। 1.05 मीटर्स। आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है फोर्स एक्सर्टेड। अब आपको बता बेसिकली आपको नॉर्मल रिएक्शंस निकालने हैं। R1 जो आप उसको मान लीजिए R1 फ्रंट व्हील पे, और ये मान लीजिए R2। ठीक है, अब क्योंकि आपको एक बात और पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि टोटल मास हम यहाँ के मान के चलेंगे, तो यहाँ पे जो मास लगेगा उसकी जो फोर्स लगेगी mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको डायग्राम बनाने आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए ये है स्टेशनरी कार, है स्टेशनरी खड़ी हुई है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो होगी हो क्योंकि मूव नहीं कर रही। ठीक है, अब आपको ये है, अब क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, अगर मुझे R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम को लेके कंसीडर करना पड़ेगा। तो बस फिर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं इस डायग्राम को अगर ढंग से देखूं तो मुझे ये पता लग रहा है कि R1 प्लस R2 मस्ट बी इक्वल टू mg। ये बात हमें दिखाई दे रही है। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम एक ही फोर्स है mg के रिस्पेक्ट में काम करेगा ना, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट सी, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट सी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पॉइंट सी। तो मुझे ये पता है, अब देखिए R1 इस डायरेक्शन में होगा और R2 इस डायरेक्शन में होगा। बात क्लियर हुई। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ R1 इंटू 1.05 माइनस R2 इंटू 1.8 माइनस 1.05 और 1.5, 1.05 किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। आई होप आपको समझ आया कि R2 नेगेटिव क्यों और R1 पॉजिटिव क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बाय कन्वेंशन हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो यहां से मेरे पास निकल के आएगा R1 ओवर R2 विल बी इक्वल टू 0.75 ओवर 1.05 विच इज इक्वल टू 5 ओवर 7। क्लियर होगी बात इतनी सी। यहां से हम निकाल सकते हैं R1 इज इक्वल टू 5R2 ओवर 7। इस वैल्यू को उठा के हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। जब मैं इसको वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास R2 की वैल्यू निकल के आएगी 10290 न्यूटन्स एंड R1 की वैल्यू निकल के आएगी 7350 न्यूटन्स। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। इजी क्वेश्चन था, आपको समझने में आसानी रही होगी।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप आइए, ये क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका एआईपीएमटी का मेंस का क्वेश्चन था। मेंस है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, मुझे आइडिया नहीं है, जस्ट लेट मी चेक। ये जो क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका एआईपीएमटी 2013 का पीवाईक्यू है। ओके, आप समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अ रॉड पीक्यू ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज हिंज्ड एट द एंड पॉइंट पी। मतलब आपको समझिएगा पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास एक रॉड गिवन है पी क्यू, ठीक है, और इस तरह से गिवन है कि आपने क्या किया, एक पॉइंट पे उसको हिंज किया हुआ है। हिंज का मतलब आप ये समझ के चलिए, उसको कील से आपने नेल से एक जगह पे फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये मान लीजिए एक पॉइंट पी पे मैंने उसको हिंज किया है और ये है क्यू। अब मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट क्यू पे एक रस्सी बांधी और रस्सी बांधने के बाद मैं उसको इस तरह से रख दिया, यहाँ पे क्यू मैंने उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लेके आ गया, यहाँ से यह पॉइंट क्यू से बांध के मैंने उसको रस्सी को बांध दिया और मैं उसको स्ट्रेट पोजीशन पे लेके आ गया। अब वो क्वेश्चन में मुझसे ये पूछ रहा है कि अगर मैंने स्ट्रिंग को काट दिया, अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को काट दिया तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आए। पॉइंट पी पे आपने उसको हिंज करके रखा हुआ है, आपने उसको जोड़ के रखा हुआ है, जैसे ही आपने क्यू से उसको काटा, क्यू से आपने रस्सी को काटा, तो आपसे ये पूछ रहा है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे सिंपल सा, देखिए, यूनिफॉर्म रॉड है तो यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं होगा, तो एमजी कहाँ को एक्ट करेगा, एमजी उसका यहाँ को एक्ट करेगा। अब जब मैं यहाँ से रस्सी को काट रहा हूं तो रोटेशन कहाँ को होगी, रोटेशन उसकी इस डायरेक्शन में होगी। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब जब ये रोटेट कर रहा है यानी कि टॉर्क एक्ट कर रहा है, यानी कि टॉर्क कितना होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये बात क्लियर हुई। और ये आई अल्फा किसके बराबर होगा, ये आई अल्फा आपका फोर्स एम जी इंटू एल बाई टू के बराबर होगा, क्योंकि रोटेशन आपकी एल बाई टू पे इस तरह से हो रही है। और आई की वैल्यू रॉड के केस में कितनी होगी, इस केस में कितनी वैल्यू को लेके चलेंगे, क्योंकि रोटेशन उसके इस एक्सिस पे हो रही है, रोटेशन उसकी, मैं थोड़ा सही से बना देता हूँ, क्योंकि रोटेशन उसकी इस एक्सिस पे हो रही है यहाँ पे, तो इस एक्सिस के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई थ्री। आई होप आपको समझ आ गया एम एल स्क्वायर बाई थ्री क्यों आ रहा है। तो यानी कि एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा इज इक्वल टू एम जी एल बाई टू। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 3g ओवर 2l। आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ओके, सर्कुलर प्लेटफॉर्म। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आपका पेपर प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव में हुआ तो आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन आपको इस तरह के आएंगे। ये है आपका ए आई पी एम टी मीन्स 2012, ए आई पी एम टी मीन्स 2012 का क्वेश्चन है। अगर आपका मान लीजिए दो पेपर होते हैं तो आप ये मान के चलिए क्वेश्चन पेपर आपको इस तरह इस लेवल का आने वाला है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज माउंटेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सल, ओके, ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सल इज 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। If it was initially at rest, okay, a 50-kilogram man stands on the edge of the platform and begins to walk on the edge at a speed of 1 meter per second related to the ground. Time taken by the man to complete one revolution. कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसके सेंटर से हमने इसको इस तरह से रखा हुआ है कि यहाँ पे आप कहीं खड़े हो, एज पे आप खड़े हो, ठीक है, और इस आदमी का वेट कितना है 50 kg, ठीक है। इस एक्सिस का रेडियस कितना है 2 मीटर्स। आई होप ये बात आपकी क्लियर हुई है। और इसका इस एक्सिस के क्रॉस जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है आपको 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है। और वो ये कह रहा है कि ये जो आदमी है इसने क्या किया, चलना शुरू कर दिया, लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। जब ये यहाँ चलेगा तो ये प्लेटफॉर्म घूमना शुरू करेगा, जब वो घूमेगा
तो जब ये घूमेगा तो ये प्लेटफॉर्म में आदमी को यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लग रहा है, आपको टी उसकी वैल्यू निकालनी है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया आई होप। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पूरे केस में, इस पूरे केस में जब भी रोटेशन का केस आ रहा है, आपको यहाँ पता है कि एक चीज कंजर्व रहेगी, वो क्या, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में कहीं पे भी एक्सटर्नल टॉर्क आपको लग नहीं रहा है, कहीं पे भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। दैट मीन्स mvr will be equal to I ओमेगा, mvr will be equal to I ओमेगा। तो यानी कि अब आप यहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आ जाएगी mvr ओवर I। अगर आप इस पे सॉल्व करोगे, m आपका मास ऑफ, क्योंकि आदमी को कितना टाइम लगा, आदमी का एंगुलर मोमेंटम mvr होगा और प्लेटफॉर्म का I ओमेगा, दोनों का एंगुलर मोमेंटम बराबर होना चाहिए, क्योंकि तब एक्सटर्नल टॉर्क लग नहीं रहा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी अराउंड 1/2। ठीक है, तो अब यानी कि एक रेवोल्यूशन में आदमी को कवर करने में कितना टाइम लगा, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। डिस्टेंस कितना कवर करेगा एक रेवोल्यूशन में, 2πr ओवर टाइम इनटू स्पीड। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक आपको समझनी पड़ेगी, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना उसके पास, वो दो तरह की होगी। एक तो वो 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर ही रहा है, ठीक है, प्लस उसकी एंगुलर घूमने की वजह से वो चल रहा है ना, तो उसके पास आर ओमेगा वाला जो कंपोनेंट होगा वो भी आएगा। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे यहाँ पे। तो यानी कि आपके पास जो स्पीड होगी वो होगी 2πr ओवर टी इज इक्वल टू वी प्लस आर ओमेगा। आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हुआ होगा। तो यानी कि जब मैं इसमें से सॉल्व करूंगा तो टी की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 2π सेकंड। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, एआईपीएमटी मेंस का क्वेश्चन है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा आपके। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर of radius r rolling down an inclined plane at an angle theta without slipping and slipping down the inclined plane without rolling। यानी कि एक केस में वो रोल कर रहा है और एक केस में रोल नहीं कर रहा है। समझिए बात को, एक केस में वो रोल कर रहा है, एक केस में रोल नहीं कर रहा है। और ये आपका एआईपीएमटी 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक केस में रोल कर रहा है और एक केस में रोल नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, क्योंकि जब वो क्या है, रोल कर रहा है विदाउट, सॉरी, रोल स्लिप कर रहा है विदाउट रोलिंग, सिर्फ वो नीचे की तरफ को स्लिप करता हुआ आ रहा है मगर रोल नहीं कर पा रहा। तो यानी कि जब वो रोल नहीं कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। और जब वो रोल कर रहा है तो कल हमने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया था, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ये रिलेशंस आपको याद होने चाहिए, इनको याद करके जाइएगा, ठीक है। तो देयरफॉर अब दोनों की रेशियो निकालनी है, तो ए ऑफ स्लिपिंग ओवर ए ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। के की वैल्यू हमने कल आपको सिखाई थी, 2/5 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो के स्क्वायर किसके बराबर होगा, कंपेयर करेंगे तो के स्क्वायर आपका 2/5 आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यानी कि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7/5। आपको चाहिए हाँ 7/5 स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। आपको रेशियो चाहिए ए रोलिंग की ओवर स्लिपिंग की, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/7। उल्टा निकाल देगा, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था बट इतना भी इजी नहीं था कि आप सोचे कि आप कर पाएंगे अगर आपको वैल्यूज नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फोर्स ऑफ माइनस एफ के कैप। आपको फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, एफ वेक्टर आपको गिवन है माइनस एफ के कैप एक्ट्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम टॉर्क अबाउट द पॉइंट 1 - 1। ओके, तो ये है माइनस के डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है। ओके, फोर्स की वैल्यू गिवन है और आपको आर वेक्टर की वैल्यू गिवन है कितनी, 1 - 1। आर वेक्टर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 1 - 1। 1 - 1 होने का मतलब ये गिवन है कि आर वेक्टर की वैल्यू जो आपको गिवन है आई कैप माइनस जे कैप गिवन है, और आपको बोल रहा है टॉर्क निकालने को। तो हमें पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर की वैल्यू कितनी है,
आई कैप माइनस जे कैप क्रॉस माइनस ऑफ एफ के कैप। तो जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास क्या चीज निकल के आएगी? अगर मैं माइनस एफ को यहां रखूं तो ये हो जाएगा आई क्रॉस के कैप माइनस जे क्रॉस के कैप। अब मैं आई से अगर के की तरफ को जा रहा हूं, अगर मैं आई जे के, आई होप आपको ये चीज याद होगी, अगर मैं आई से, सॉरी इधर को जा रहा है, अगर मैं आई से के की तरफ को जा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस जे मिलेगा ना। तो यानी कि माइनस एफ माइनस जे कैप, और जब मैं जे से के की तरफ को जा रहा हूं तो मुझे प्लस मिलेगा, प्लस आई कैप। तो यानी कि जो मेरे पास रिलेशन निकल के आ रहा है, मतलब जो मेरे पास रिलेशन फाइनली निकल के आ रहा है, मैं आपको सही से लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब तो यानी कि दिस इंप्लाइज एफ, सॉरी, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एफ, आई से के गया तो माइनस जे, माइनस ऑफ जे से के गया तो प्लस आई। तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? माइनस एफ माइनस जे कैप प्लस आई कैप, सॉरी माइनस आई कैप, माइनस साइन अगर बनता चला जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा एफ जे कैप प्लस आई कैप। ये आपका आंसर होगा टॉर्क की वैल्यू। क्लियर होगी बात को? ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, देखिए क्या कह रहा है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टी। ओह, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं, ये मेंस का क्वेश्चन है। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपका मेंस प्लस एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। सॉल्व तो नहीं है बट ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सॉल्व इसको भी हम करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सर्कुलर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईटी is rotating in a horizontal plane about its symmetry axis with a constant angular speed omega I. Another disk of moment of inertia IB is dropped coaxially in the rotating disk. Initially, the second disk has zero angular speed. Eventually, both disks starts rotate with constant angular speed omega f. The energy lost कितनी होगी? Due to friction. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है ये आपका पी वाई क्यू, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, और ये सबसे बड़ा आता है ए आई पी एम टी मेन्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो टफ भी नहीं है, आप इसको ये नहीं बोल सकते बहुत टफ क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तभी हम उस क्वेश्चन को कर पाओगे। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। ये कह रहा है कि आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, ये सर्कुलर डिस्क जो है रोटेट कर रही है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है। अब हुआ क्या, ये रोटेट कर रही थी विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गिवन है आपके पास? आई टी गिवन है। is rotating with horizontal plane about its horizontal symmetry axis with its constant angular speed और ओमेगा आई इसका गिवन है। ठीक है, अब हुआ क्या कि एक और डिस्क जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी था, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने एक डिस्क और रख दी, और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई बी है, और इसका जो इनिशियल है वो कितना है? जीरो, और ओमेगा एफ के साथ अब हुआ इनिशियल जीरो है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ये दोनों इकट्ठा ओमेगा एफ से घूमना इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि उसमें जब ये ओमेगा एफ से घूम रही है तो ये पूछ रहा है कि एनर्जी का लॉस कितना है। आई होप आपको डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन समझ आ चुका होगा ये क्वेश्चन में करना क्या था। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा। आपको जितने भी रोटेशन के क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहली बात आपको ये देखनी है कि उसमें टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा। इसमें कहीं पे भी टॉर्क नहीं लग रहा। अगर टॉर्क नहीं लग रहा है, कहीं पे मेंशन नहीं है, तो आपको ये पता है कि आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो फॉलो करेगा। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? आई टी इंटू ओमेगा आई, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है? आई टी प्लस आई बी ऑफ ओमेगा एफ। देयरफॉर ओमेगा एफ की वैल्यू कितनी हो गई? आई टी ओवर आई टी प्लस आई बी। ये आपका अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया, ये आपका अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया, तो इसको समझ के चलिएगा। अब आपको पूछ रहा लॉस इन एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो यानी कि वो कितना हो जाएगा? ई वन माइनस ई टू, तो यानी कि वो कितना हो जाएगा? हाफ आई टी आई का स्क्वायर माइनस हाफ आई टी प्लस आई बी आई ओमेगा एफ का स्क्वायर, ओमेगा आई का स्क्वायर। यहाँ पे हमने
फाइनल माइनस इनिशियल इसलिए लिया क्योंकि मैं नेगेटिव साइन से बचना चाहता था, क्योंकि अगर मैं वो लेता तो आंसर आपका नेगेटिव साइन में आता। वैसे भी करके देख लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइन आपका नेगेटिव में आएगा। ठीक है, बस फिर हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाफ आई टी ओमेगा आई का स्क्वायर माइनस हाफ आई टी प्लस आई बी ओमेगा एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ओमेगा एफ की वैल्यू हमने ऊपर से निकाली, ओमेगा एफ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ पे, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आएगी, हाफ आई टी ओमेगा आई स्क्वायर माइनस हाफ आई टी प्लस आई बी ओमेगा एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आई टी ओमेगा आई होल स्क्वायर ओवर आई टी प्लस आई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं, आपको कॉमन या मल्टीप्लाई डिवाइड करके करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे, तो मेरे पास इसमें से क्या है, हाफ आई टी ओमेगा आई स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस आई टी ओवर आई टी प्लस आई बी, ये बचेगा। तो यानी कि हाफ, पूरी इक्वेशन को कब सॉल्व करते हैं तो आपका क्या निकल के आएगा, हाफ आई टी ओमेगा आई का स्क्वायर आई बी ओवर आई टी प्लस आई बी, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो पेपर में आया हुआ है मेंस में। तो आप ये सोच के मत चलिएगा पेपर में कि पेपर कैसा आएगा, प्री मेंस आएगा तो इजी आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, तो आप ये सोच चलिए पेपर का लेवल क्या होने वाला है, पेपर टफ आया आपका इस बार तो। समझिए बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने पिछला लेक्चर मेरा देखा है कि जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू अप्लाई द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली, बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने वो चीज नहीं देखी है तो आई इंसिस्ट कि उस इस क्वेश्चन को परस्यू करने से पहले आप एक बार प्लीज उस चीज को नोटिस कर ले जाके। ठीक है, उस चीज को जाके एक बार देख ले। ठीक है, चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। फोर आइडेंटिकल थिन डॉट्स ऑफ मास एम एंड लेंथ एल फॉर्म अ स्क्वायर फ्रेम। ओके, आपके पास वो है, वो क्या करिए, स्क्वायर फ्रेम को फॉर्म करिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्रेम अबाउट एक्सिस टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इसके अक्रॉस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। बेसिकली बात क्या है कि आप इसके अंदर जा रहे हो और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है यहाँ से। ठीक है, मतलब आपने एक जैसे एक पेज लिया है, पेज के कॉर्नर्स को आप 4 रॉड्स मान लो, और उसके सेंटर से क्या है, पेंसिल को आर पार कर दो। वो जो पेंसिल जो आर पार हो रही है उसके अक्रॉस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो बस फिर अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम इसमें डायग्राम ठीक से बनाते हैं। क्या है, ये आपकी रॉड्स है। ठीक है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है यहाँ पे इसके अक्रॉस। क्लियर होगी बात नहीं, और आपको रॉड्स की लेंथ कितनी गिवन है, एल 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 और एल। तो मैंने कल आपको एक बात कही थी कि जब भी आपको ये सब चीजें करनी होती है तो आपको ये कुछ वैल्यूज या तो गिवन होती है या आपको पता होता है कि उस वैल्यू को अप्लाई किस तरह से करना है, क्या अच्छी वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो अब मुझे ये पता है, मुझे इसके क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मुझे ये पता है कि इसके सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12। इसके सेंटर से कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाय 12। इसके सेंटर से कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाय 12। इसके सेंटर से कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाय 12। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, एल बाय 2, एल बाय 2, एल बाय 2 और एल बाय 2। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर है। तो यानी कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि सब बराबर है, सिमेट्रिकल बॉडी है, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4। ये कहां से आया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। नहीं समझ आएगा, ये मैंने इस शॉर्ट में इसलिए किया कि मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपको पता है कि पेपर में अप्रोच कैसे किया जाता है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है इसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कैसे लगानी, तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो ये आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। और ये भी आपका AIPMT का 2010 का क्वेश्चन है। 2010 का है कि उससे पहले का है, 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए तो इस पूरे चैप्टर से हमें ये क्लियर हुआ कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। एंड आई रियली होप कि आप
लेक्चर को पूरा देखना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे पेपर में, वरना आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, सो इसी के साथ ये आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट्स रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको इंप्रूवमेंट करवानी है, किसी भी चीज से रिलेटेड इशू है, तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितनी जल्दी हो सके तो बेटर रहेगा। ठीक है, अच्छा लगता है हमें भी, मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक एंड कीप सपोर्टिंग बाय liking, sharing and subscribe this channel. Okay, thank you so much and best of luck. Bye bye.